में आपका स्वागत है। आज कक्षा 8 के लिए मैं फिर साइंस का एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है संश्लिष्ट रेशे और प्लास्टिक। ठीक है, तो देखो, हम जो पोशाक पहनते हैं वो कपड़े से निर्मित होती है। कपड़े जो हमारे बनते हैं प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशों से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हम अंडरलाइन कर लेंगे विद्यार्थियों, ये कपड़े जो है हमारे प्राकृतिक, कृत्रिम और स्रोतों से प्राप्त रेशों से प्राप्त होते हैं, बनाए जाते हैं। और क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के बारे में जानते हैं? रेशों का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनेक घरेलू वस्तुओं में किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बना रहे हैं हम यहाँ पर। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो कपड़े हैं हमारे प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से प्राप्त होता है, आपने अंडरलाइन कर लिया होगा यहाँ पर। अब उसके बाद में जो हमारे संश्लिष्ट रेशे हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। रेशे हमारे दो प्रकार के होते हैं। रेशे यानी कपड़े बनाने की सबसे छोटी इकाई होती है वो रेशे कहलाती है। तो कपड़े बनाने की सबसे सूक्ष्म इकाई जो होती है वो रेशे कहलाती है। और रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर प्राकृतिक रेशे हैं हमारे पास जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमारे पास कपास है, कपास हमारे पास एक पौधे से प्राप्त होती है। ठीक है, ऊन हमारे पास भेड़ बकरियों से, इनसे ऊन प्राप्त होती है। रेशम का एक कीट होता है, उसकी सहायता से हमें रेशम प्राप्त होता है। आदि पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, ये इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे क्या है? देखो, धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप से बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। देखो, ये एक एक करके हमने एक एक मणिये से बना के ये पूरी एक माला बना दी है। इस प्रकार जो हमारे पास जो रेशा है जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। देखो यहाँ पे आगे देखो विद्यार्थियों, छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे हम इसको, देखो, और अंडरलाइन का बता रहा हूँ आपको, अंडरलाइन यहाँ से करेंगे हम कि इस प्रकार अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर एक बड़ी इकाई बनाई होती है जिसे हम बहुलक कहते हैं, बहुलक कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो हमारी बहुलक कहलाती है, जिसे हम कहते हैं पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर दो शब्दों से मिलकर बनता है, पॉली और मर। पॉली का अर्थ है अनेक और मर का अर्थ है, जैसे यहाँ पॉली का अर्थ आप लगा लो कि पॉली का अर्थ क्या है, अनेक, अनेक यानी बहुत सारे, और मर का अर्थ है आपकी इकाई, अर्थात अनेक इकाइयों से मिलकर के जो बनता है वो कहलाता है बहुलक। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं आगे हम। इसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पर ये बहुलक प्रकृति में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है, क्योंकि कपास जो है ना छोटे रेशों से मिलकर के वो कपास बना है। कपास का एक पौधा होता है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों का निर्माण करते हैं। सेलुलोज जो है बड़ी इकाई में ग्लूकोज इकाइयों का निर्माण करते हैं, अर्थात 3000 ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर एक सेलुलोज बनता है। सेलुलोज का कण बनता है, मतलब ये मान लो आप। तो 3000, ये आपकी बुक में नहीं है, नोट कर लेंगे आप, 3000 इकाइयों के द्वारा जो है ना सेलुलोज का एक कण का उसका निर्माण होता है। अब देखिए संश्लेषित रेशों के प्रकार। पहला है रेयॉन। तो रेयॉन जो है हमारा संश्लेषित रेशा है और रेशे का एक पहला प्रकार है। तो अभी मैंने आपको बताया था ये रेशे दो प्रकार के होते हैं। तो संश्लेषित रेशा जो है मानव निर्मित रेशा है। तो इसकी खोज सबसे पहले चीन में हुई थी, यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे, इसकी खोज हमारी चीन में हुई थी, नोट हो गया ना, चीन में हुई थी। उसके बाद में और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा जाता है। और रेशे से प्राप्त बहुत महंगा होता है। देखो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है। रेशे से प्राप्त बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी बनावट बहुत सुंदर होती है। ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, इसकी बनावट सुंदर होती है। और ये कुछ महंगा होने की वजह से, अब ये महंगा होता है हमारा, तो क्या होता है आजकल मार्केट में दूसरा महंगे के अलावा उसका एक सस्ता और अल्टरनेट निकाल लिया जाता है। तो डुप्लीकेट इसका निकाल लिया जाता है। तो डुप्लीकेट जो निकाला गया वो देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले, रेशम के जैसे ही गुणों वाले, बिल्कुल सेम टू सेम गुणों वाले रेशे प्राप्त करने की सफलता प्राप्त हुई है। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। यह रेशा रेयॉन कहलाता है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, रेयॉन कहलाता है। अथवा
कृत्रिम रेशा कहलाता है। यानी कि हमारे जो हमने ये भी पढ़ा था, यहाँ बता रहे थे हम आपको रेयॉन, ये आपका जो रेशा है रेयॉन, तो इसकी बनावट मैंने बताई थी, ये बहुत सुंदर होती है और ये महंगा होता है, इसलिए सस्ता होने के कारण ये हमारा संश्लेषित रेशा जो है ना, उन्होंने रेयॉन जो अथवा कृत्रिम रेशा प्राप्त कर लिया है इन्होंने। इस प्रकार यह रेशम से भी सस्ता होता है, ये मतलब जो रेशम से प्राप्त रेशा होता है उससे भी सस्ता रेशा ये होता है और ये चमकदार होता है। ये कई रंगों में किस्मों में रंगा जाता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलकर बिस्तर चादरें बनाई जाती है। तो आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे। इसमें जो आपको मैंने बताया यहाँ पर 19वीं शताब्दी के छोर में वैज्ञानिकों की ये आपको देखो 19वीं शताब्दी नहीं है ऊपर कहीं वो, तो आप ये कर लो, ये आपको रेयॉन को कपास के साथ मिला करके बिस्तर चादरें बनाई जाती है। तो ध्यान रखना, रेयॉन जो है ना उसको कपास के साथ मिला लेते हैं और चादरें बनाई जाती है उसकी, अथवा ऊन के साथ मिलाकर इसका गलीचा बनाया जाता है। ये भी आप नोट कर लेंगे आपसे। यानी कि आप समझ गए होंगे, रेयॉन को कपास के साथ मिला दिया तो हमारे बिस्तर बन जाएंगे और रेयॉन को अगर ऊन के साथ मिला दिया तो हमारे गलीचे बन जाएंगे, जो बड़े बड़े गलीचे होते हैं जो बिछाते हैं हम। ठीक है, अब उसके बाद देखिए विद्यार्थियों, आगे नायलॉन की बात करेंगे। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग करके इसे बनाया गया है। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। तो आप अंडरलाइन कर लेंगे इसके अंदर क्या, कि इसका निर्माण किससे किया जाता है? इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। अब देखो, नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का है। यानी नायलॉन का रेशा है ना, प्रत्यास्थ यानी खींचा जा सकता है, इसे आराम से खींच सकते हैं, हल्का भी होता है और यह चमकीला होता है तथा घुलने में सुगम होता है। ये आराम से घुल सकता है आसानी से। तो यह कपड़ों का निर्माण हेतु बहुत अधिक प्रचलित है। कपड़ों के निर्माण के लिए बहुत अधिक प्रचलित है ये रेशा। कौन सा है? नायलॉन रेशा। ये है इस प्रकार नायलॉन रेशा का। तो देखो अब इसके बाद में यहाँ से अंडरलाइन हो गया आपका ये कि इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं। देखो, तो ये विद्यार्थी नायलॉन से निर्मित कई वस्तुएं हमारे पास है। तो देखो ये है, हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं। देखो जैसे हमारे पास है यहाँ पर, ये अंडरलाइन कर लेंगे आप। यहाँ पे जुराब पहनते हैं, बनाते हैं, रस्से हमारे, तंबू जो तानते हैं, तंबू के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं तंबू बनाते हैं, दांत साफ करने, ब्रश, कारों की शीट, पट्टे और स्प्लिंग बेल्ट, हाँ जिसमें सोते हैं हम, स्लीपिंग बेल्ट, सयन जो थैला है, जो सोने का थैला है, जो उसमें सो जाते हैं हम लटका करके, पर्दे आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये इस प्रकार है आपका नायलॉन का उपयोग। तो ठीक है, ये नायलॉन का उपयोग हो गया आपका। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में हमारे पास दूसरा आता है जो मानव निर्मित होता है, वो हमारा है प्लास्टिक और एक्रिलेट। प्लास्टिक अन्य संश्लेषित रेशा है। ठीक है, और देखो इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे हमने कपड़े को मोड़ दिया है, बहुत देर तक मोड़ कर रख लिया है, तो उसमें सिलवटें नहीं पड़ेगी, मतलब सल वगैरह नहीं पड़ेगी। आप समझ गए होंगे। यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है, आराम से आसानी से धुल जाता है। थोड़ा सा रगड़ने से इसमें यह साफ़ हो जाता है। यह वस्त्र सामग्री के रूप में प्रयोग होता है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिस्टर कमीजें और अन्य परिधान अवश्य पहनते हुए देखा होगा। टेरिलिन एक लोकप्रिय प्लास्टिक है। तो हाँ, जैसे कोटी वगैरह पहनते हैं लोग बाग अपनी शादियों में, जो कोटी चमकदार होती है, वो चमकती बहुत है, तो वो अब सब बनती है जो इसकी बनती है, किसकी? पॉलिस्टर की बनती है। तो देखो यहाँ पर एक अंडरलाइन करने का आपका सिस्टम यहाँ पे आ गया है। मैं बताता हूँ आपको क्या करना है इसमें। और ये आपकी लाइन आ गई यहाँ पे। देखो यहाँ पे है आपका सबसे बेस्ट जो है ना, टेरिलिन एक प्लास्टिक, एक पॉलिस्टर है। देखो टेरिलिन एक पॉलिस्टर, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना है। ये पॉलिस्टर का एक प्रकार है टेरिलिन। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जाता है, बहुत महीन, बहुत बारीक तार खींच सकते हैं, मतलब बहुत दूर तक तार खींचे जाएंगे, मतलब बारीक बारीक तार इसके अंदर खींचे जा सकते हैं, जितने अधिक से अधिक बारीक हो। फिर जिन्हें फिर किसी भी अन्य समान तंतु से बुना जाता है, मतलब छोटे छोटे तंतु बना लेते हैं, लंबे 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 लंबे। और इस प्रकार हमारा ये जो टेरिलिन है एक लोकप्रिय प्लास्टिक है। उसके बाद में देखो, टेरिलिन के बाद हमारे पास आता है PET। ये आपका पॉलीएथिलीन टरथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का प्लास्टिक है। इस प्रकार इसका उपयोग
बोतल बनाने में, फिल्म तार बनाने में। हाँ, पॉलिस्टर है, सुपरिचित एक प्रकार का पॉलिस्टर है ये। और इसका उपयोग देख लो, बोतल बनाने में, पानी की बोतल जो पानी पीते हैं, बर्तन बनाने में, फिल्म तार बनाने में, अन्य बहुत से उपयोगी पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से अंडरलाइन आप कर लेंगे, या आप अंडरलाइन पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमने ये अंडरलाइन कर दी। यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको, देखो इसका उपयोग। ये एक तो पेट को कर लो अंडरलाइन। ये पेट, ये जो पेट है ना, एक सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है, ठीक है। इसका उपयोग भी देख लेंगे आप। इसका उपयोग हमारे पास बोतलों, फिल्म तार आदि अन्य में उपयोग किया जाता है, के निर्माण हेतु किया जाता है, ठीक है। तो अब ये इसके बाद में आप देखो, पॉलिस्टर पॉली प्लस एस्टर से मिलकर बना होता है। वास्तव में इसका अंडरलाइन कर दे, पॉलिस्टर किससे किया जाता है, पॉली प्लस एस्टर से मिलकर बना होता है। और ये वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है, कि इकाइयों से पुनरावर्तित बनता है। एस्टर में वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं, अर्थात फलों में जो गंध प्रदान करते हैं वो एस्टर के रसायन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये अंडरलाइन कर लेना, एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्राप्त करते हैं, गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। इनके द्वारा जो कपड़े बनते हैं ना, वो जैसे हम बोलते हैं आज का, जैसे पॉलिस्टर कपड़ा है, टेरिकॉटा कपड़ा है जी, हैं। तो इस प्रकार कपड़े जो बिकते हैं वो पॉलीकॉट के नाम से, पॉलीवूल के नाम से और टेरिकॉट के नाम से बिकते हैं। नोट कर लेना, इसके जो कपड़े किस नाम से बेचते हैं, कपड़े लेने जाएंगे तो बताइए टेरिकॉटा कपड़ा है ना, ठीक है। इस प्रकार बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों से मिलकर बनाए जाते हैं, पॉलीकॉट और पॉलिएस्टर। पॉलीकॉट जो होता है ना आपका, पॉलीकॉट, ये पॉलीकॉट अंडरलाइन कर, ये किससे बनता है, पॉलिस्टर और कपास के मिश्रण से बनता है। यानी पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण कर देंगे ना तो हमारे पास पॉलीकॉट बन जाएगा। और पॉलीवूल, वूल यानी होता है ऊन, वूल यानी होता है ऊन। तो पॉलीवूल है ना, पॉलिस्टर और ऊन का उपयोग करके मिश्रण से बनती है। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद में देखो, अब यहाँ पे क्या है, सर्दियों में स्वेटर वगैरह पहनते हैं हम, शाल वगैरह पहनते हैं, कंबल अम्बल पहनते हैं। तो बहुत ही वास्तविक से मतलब कई प्रकार के सर्दियों में वस्त्र पहने जाते हैं। तो ये जो तैयार किए जाते हैं, संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं, जो एक्रिलिट कहलाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है। जो प्राकृतिक स्रोतों से उनसे जो प्राप्त ऊन होती है वो काफ़ी महंगी होती है। तो वो वस्त्र भी महंगे प्राप्त होंगे, आपको महंगे मिलेंगे। तो उसको वस्त्र को, वो वस्त्र सस्ता मिले, उसके लिए आजकल ये आपको, जबकि एक्रिलिट से बनी जो वस्तुएं होती हैं ना वो सस्ती होती है। तो यहाँ से अंडरलाइन कर लेना आप, एक्रिलिट से बनी हुई वस्तुएं सस्ती होती है और चमकदार होती है और टिकाऊ होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको अंडरलाइन कर लेना है, एक्रिलिट कहलाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिट से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती है। ये विभिन्न रंगों में उपलब्ध होती है और जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। यानी प्राकृतिक रेशे जो कम बिक्री में कम रहते हैं, ये ज़्यादा बिकते हैं क्योंकि सस्ते होते हैं, टिकाऊ होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ाएंगे प्राकृतिक संश्लेषित रेशे। पेट्रोल मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो पेट्रो रसायन की सहायता से ये प्राकृतिक मूल कच्चे माल जो तैयार किए जाते हैं। प्राकृतिक रेशे के गुणधर्म में आ जाते हैं। अब हम इसके गुण क्या है देखो, एक तो इसका गुण ये है मुख्य रूप से जो ये सूखते जल्दी हैं। जैसे पानी में हमने इसको डाल दिया, जैसे पानी छाता है हमारा, जैसे हम बरसात में छाता लेते हैं, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना आप, छाता लेते हैं तो छाते में जो कपड़ा लगा होता है ना, उस कपड़े में पानी गिर गया तो बहुत जल्दी सूख जाएगा। और पानी के सोखने की क्षमता भी उसकी कम है। तो यहाँ से अंडरलाइन कर लिए, शीघ्र सूख जाते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं। यानी कम महंगे होते हैं यानी सस्ते ही मिल जाएंगे आपको, आसानी से उपलब्ध भी हो जाएंगे मार्केट में आराम से। और रख रखाव भी सुविधाजनक है, इसका आराम से कहीं भी रख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं इसके अंदर ना। तो इस प्रकार ये हमारा ये, अब देखो आगे चलते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, अब हम आ जाते हैं प्लास्टिक पर। देखो हमारे प्लास्टिक जो है ना, हमारे पास दो प्रकार का होता है वैसे प्लास्टिक। तो आप घर में प्रतिदिन हम प्लास्टिक को देखते हैं, कुर्सियाँ बनती है, वो गिलास विलास रहते हैं, बाल्टी टप वगैरह, ये कई प्रकार के प्लास्टिक होते हैं हमारे पास। तो प्लास्टिक में देखिए, यहाँ से देखिए आप सूची में दी हुई है, प्लास्टिक रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। जो संश्लेषित रेशे है ना हमारे, उसकी तरह ही प्लास्टिक भी एक बहुलक है। छोटे छोटे कणों से ये प्लास्टिक बना होता है, छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर के। सभी प्लास्टिक की इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रक्रम की नहीं होती है, कुछ होती है रेखीय प्रक्रम में और कुछ होती है तीर्यक क्रमबद्ध क्रॉस में। पहली जो लाइन हमें दी हुई, देखो सीधी सीधी लाइन दी हुई, बिल्कुल सीधी सरल रेखा में, तो ये हमारा रेखीय प्रक्रम है, ठीक है। दूसरे हमें जो दे रखे हैं यहाँ पे देखो, चार कोणों से मिलकर बना हुआ है, जॉइंट में जुड़ा हुआ है, एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, फिर नीचे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है। तो ये जो प्रक्रम दे रहा हुआ है नीचे, ये हमारा प्रक्रम है क्रॉसबद्ध प्रक्रम, ठीक है। तो दो प्रकार से हमारा प्लास्टिक का सिस्टम है, रेखीय और क्रॉसबद्ध व्यवस्थाएं, ठीक है।
अब दूसरे पेज में इधर आ जाइए, आ गया। प्लास्टिक की वस्तु सभी संभव आकारों से, साइजों से उपलब्ध है, जैसा कि आप चित्र 3.7 में देख रहे हैं। कि आपको आश्चर्य नहीं होगा कि कैसे संभव है। तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में डाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनःचक्रण हो सकता है। पुनःचक्रण का मतलब प्लास्टिक को वापस प्राप्त किया जाता है। जैसे प्लास्टिक की वस्तुएं हमने बना ली, वो टूट गई, उसको वापस गला करके हम वापस किसी सांचे में डाल सकते हैं। कोई प्लेट बना सकते हैं, उसकी पिघलाया जा सकता है, मतलब उसको। तो अंडरलाइन कर लेंगे विद्यार्थी यहाँ पर। प्लास्टिक का पुनःचक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है, और इसे बेलकर चद्दरों में बदला जा सकता है, अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती है। इसलिए इसके अनेक और विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। ठीक है, प्लास्टिक के उपयोग हैं। अब नीचे आ जाइए, देखो कुर्सी बनी हुई है आपके, यह चित्र आपने देख लिए नीचे, सब प्लास्टिक के हैं। अब आता है पॉलीथीन। पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन, प्लास्टिक का एक उदाहरण है ये पॉलीथीन। पॉलीथीन प्लास्टिक की होती है, जो सामान्यतः उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने में काम आता है। तो अब देखिए इसके बाद में आगे, अच्छा जी, तो देखो यहाँ नीचे, और देखो नीचे लास्ट पैराग्राफ में आप जाइए, आप देखेंगे कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जाती है, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने की पर टूट जाती है। जब एक ही प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है, अर्थात पिघल जाती है, टेढ़ी मेढ़ी तिरछी हो जाती है। प्लास्टिक की बोतलों से गर्म पानी डालेंगे तो विकृति उत्पन्न हो जाएगी उसमें, अर्थात वह अपना स्थान बदल लेगी, अपना मतलब अपनी विकृति उत्पन्न हो जाएगी उसके अंदर। तो तिरछी मिर्ची टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी बोतल, पानी गर्म पानी डालने से पिघल जाएगी, मतलब अर्थात ये। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से, अंडरलाइन कर लें यहाँ पे, ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है या अपने स्थान को छोड़ देता है तो और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। तो याद कर लेना, थर्मोप्लास्टिक की परिभाषा है जो आसानी से मुड़ जाता है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण है, अंडरलाइन कर लो। इसका उपयोग खिलौने बनाने में, कंगियाँ बनाने में, विभिन्न प्रकार के पात्रों में, बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो नीचे और आ रहा है एक और, दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो इन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। थर्मोसेटिंग का मतलब फिक्स हो गया, मतलब एकदम फिक्स है, जो एक बार बन गया वो बन गया, दोबारा अगर आपने उसको गला दिया तो गलने से वो वस्तु प्राप्त नहीं होगी। उदाहरण देखो नीचे, बेकेलाइट और मेलामाइट। बेकेलाइट उष्मा और विद्युत कुछ अलग है, मतलब करंट इसमें नहीं जाता है। जैसे आजकल हम डिब्बे वगैरह स्विच वगैरह बनाते हैं, अंडरलाइन कर लो, बिजली के स्विच होते हैं, और हमारे कुकर का, जैसे कुकर हमारे खाना बनाते हैं उसका हत्ता वगैरह होता है ऐसे, तो इस प्रकार बनाने में काम में आ जाता है। तो अभी जैसे लाइट वाला स्विच है उसमें बार करंट नहीं आता है हमारे पास, उसको हम गर्म करेंगे, जलाएंगे तो बहुत जल्दी से जलेगा नहीं, और यदि वो जल गया तो वापस उससे प्लास्टिक प्राप्त नहीं होगा, इसलिए उसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की गिनती में उसे गिनते हैं। तो देखो साहब, इसको और नीचे और दे रखा है, अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा सहन करने की अधिक क्षमता रखता है ये प्लास्टिक। कौन सा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे बोतल है, बोतल में तो हम थोड़ा सा ही गर्म करते ही बोतल पिघल जाएगी, तो वो तो है हमारा थर्मोप्लास्टिक। और ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इसको आप गर्म करने से ऊष्मा बहुत अधिक सहन कर लेगा, बहुत देर तक गर्म होता ही रहेगा और इसमें कोई विकृति उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, और यदि विकृति उत्पन्न हो गई तो पुनः उससे हम प्लास्टिक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो नीचे कुछ चित्र दिए हुए हैं आपको, देखो बाल्टी दे रखी है, या हत्ता वगैरह दे रखा है, यहाँ प्लेटें दे रखी है, स्विच वगैरह दे रखा है, ये सारे थर्मोप्लास्टिक के प्रकार हैं। उसके बाद में विकल्प अन्य प्लास्टिक देखो। अब देखिए साहब, ये जो प्लास्टिक जो बन रहे हैं ये हमारे सुविधाजनक पात्र भी हैं प्लास्टिक। जैसे हम कहीं अचार, कहीं बाहर जा रहे हैं, उसमें डब्बे में अचार रख के आराम से ले जा सकते हैं। हल्के होते हैं, कम कीमत के होते हैं, अच्छा सामर्थ्य प्राप्त होते हैं, इनका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार ये हमारा उपयोग है इसका। उसके बाद आ जाए तो प्लास्टिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो प्लास्टिक क्या होते हैं? क्रिया नहीं करते हैं, ध्यान रखो आप इसके बाद। तो क्या करते हैं? अनअभिक्रियाशील। तो ये क्या करते हैं? प्लास्टिक जो, जैसे प्लास्टिक को हमने किसी वायु में छोड़ दिया या बरसात में छोड़ दिया, बरसात में पटक दिया, तो उसके ऊपर कोई जंग नहीं लगता है, कोई उसे क्षति नहीं पहुंचती है, कोई वह पानी से क्रिया नहीं करता है। इसके विपरीत अगर लोहा होता है ना, तो वो हमारा क्रिया करता है और उसका संचारण आसानी से नहीं होता है, यानी वो आसानी से नष्ट नहीं हो पाता है। इस प्रकार प्रकाश जो प्लास्टिक है हमारा अनभिक्रियाशील है। ठीक है। अब प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। प्लास्टिक हल्का होता है, प्रबल, मजबूत वगैरह, चिरस्थायी, लंबे समय तक चलने वाला होता है। तो ठीक है विद्यार्थियों, ये आपका, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इसको अच्छी तरह देखा होगा, आपको समझ करके आगे देखा है। और ये प्लास्टिक कुचालक भी होते हैं। देखो लास्ट में एक पॉइंट और रह गया, हमने सीखा है प्लास्टिक कुचालक होते हैं। प्लास्टिक उष्मा और विद्युत, नोट कर लो, अंडरलाइन करो इसको। प्लास्टिक उष्मा और विद्युत कुचालक होते हैं। प्लास्टिक के गुण लिखोगे ना आप, गुण, तब ये काम आएंगे आपको।
तो प्लास्टिक उष्मा के और विद्युत कुचालक होते हैं, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक के ढके रहते हैं और खाना बनाने के पात्रों में हत्थे भी इसके बने होते हैं। अब प्रश्न आ जाए आपको, आज बिजली के तार प्लास्टिक क्यों बने जाते हैं? क्योंकि ये जो प्लास्टिक के तार जो होते हैं, प्लास्टिक जो होता है वो उष्मा कुचालक होता है और विद्युत कुचालक होता है, इसलिए हमारे करंट नहीं आता है, इसलिए हम उसे आसानी से पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार ये प्लास्टिक का एक गुण है, प्लास्टिक में कुचालकता पाई जाती है। तो ठीक है विद्यार्थियों, प्लास्टिक के पर्यावरण में मिलता है। इस प्रकार आप ये प्लास्टिक का चैप्टर हमारा समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने वीडियो को देखना है और समझना है बस।